नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। छत्तीसगढ़ के बारे में हम दो बातें कहना चाहते हैं। पहली ये कि क्या छत्तीसगढ़ की सरकार को ब्यूरोक्रेसी ने अपनी जद में ले लिया है, और क्या दूसरी बात हम यह कहना चाहते हैं कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार ब्यूरोक्रेसी के जद में खुद से आ गई है, और क्या डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी ब्यूरोक्रेसी ही हावी रही थी। ये दो तीन बातें हैं, और यह कह देने के पीछे हमारे पास आधार ये है कि मुख्यमंत्री रहे दो मुख्यमंत्रियों के आवास हमने देखे हैं। 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह का कबीर धाम वाला घर हमने देखा है, और पदम नगर भिलाई में जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निजी आवास है वह भी हमने देखा है। दोनों ही मुख्यमंत्री का आवास कई कई एकड़ में तो कम से कम नहीं बना हुआ है। इन 2.5 सालों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सालगिरह आई, जन्मदिन आया, और इसी एक साल के भीतर हालिया एक साल में उनकी माताजी श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल का निधन भी हुआ। अस्पताल से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक के कार्यक्रम की मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। अस्पताल से निकलने के लेकर अंतिम संस्कार के कार्यक्रम तक कहीं भी यह नहीं लगा कि जिस बुजुर्ग महिला का निधन हुआ है वो मुख्यमंत्री की माताजी हैं। सारा कार्यक्रम सादगी से ही संपन्न करवा लिया राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। कहीं ना कहीं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की यह अघोषित आदेश रहा होगा, जिसके आधार पर पूरा कार्यक्रम शांति से निपट गया। इसी बीच मुख्यमंत्री का सालगिरह आया, जन्मदिन आया, और परिवार में भी खुशियों के कई मौके आते रहते हैं। सोशल मीडिया में वो शेयर करते हैं फोटोज की। उन फोटोज को देखकर भी यह नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री ने ग्लैमर को हावी होने दिया है या तामझाम को हावी होने दिया है। जहां डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर ही सारे अखबार के सारे पेजेस भर दिए जाते थे लगभग, तो उसके उलट राज्य के मुख्यमंत्री के सालगिरह और जन्मदिन के दिन भी लगभग एक पेज का विज्ञापन भी नहीं दिखाई पड़ता है अखबार में। तो इन उदाहरणों से यदि माना जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री सादगी पसंद व्यक्ति हैं, ऐसा माना जा सकता है, कहा जा सकता है। एक एग्जाम्पल यह भी है कि 12 या 16 कारों का जो काफिला था डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय, उस कारों की काफिले में कटौती करते हुए वो लगभग 5 कारों के काफिले में जाते हैं। लेकिन अब आते हैं शासकीय आवास के बारे में। हाल के दिनों में खबर यह उड़ाई जा रही है या जमकर बताया जा रहा है, जोर शोर से बताया जा रहा है कि कोविड काल में जब आर्थिक संकट आया है तब राज्य सरकार ने नए विधानसभा भवन, नया राजभवन आदि पर कुछ निविदा की निरस्ती हो गई है और कुछ के कामों पर रोक लगा दिया गया है। लेकिन चाहे निविदा निरस्त हुई हो या रोक लगा दी गई है, उस क्षेत्रफल को यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये हम जो अभी भूमिका बता रहे थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निजी जीवन, निजी कार्यक्रमों के बारे में जो बात कर रहे थे, तो वो सारी बातें धुलती सी नजर आती हैं। आखिर राज्य के मुख्यमंत्री को 8 एकड़ में आवास क्यों चाहिए और राजभवन 13 एकड़ का क्यों होना चाहिए? यदि क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो जाहिर है यदि राजभवन 13 एकड़ में बनेगा, मुख्यमंत्री का आवास लगभग 8 एकड़ में बनेगा, तो लागत ज्यादा आएगी और हर साल के रखरखाव पर भी भारी खर्च करना होगा। इसी तरह से 85 ऑफिसर्स के आवास या बंगले भी बनाए जाने हैं। संभागों में बैठे हुए हैं 5 संभाग के कमिश्नर हैं। याद करिए कि हर महीने संभाग के कमिश्नर से भौतिक फिजिकली कोई मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। हाल के 15 दिनों में सारे कार्यक्रम वर्चुअल हो रहे हैं। हम तुलना नहीं कर रहे हैं वर्चुअल और फिजिकल बातों की। फिर भी 8 एकड़ का बंगला क्यों चाहिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को? आखिर मुख्यमंत्री आवास में जब जनदर्शन लगता है तब राज्य के लोग, हम सबने देखा है कि खुशी खुशी लाइन में खड़े हो जाते हैं, और ऑनलाइन यह बताती है सरकार कि जनदर्शन के दौरान जो समस्याएं आई थी, आवेदन मिले थे, उसका निराकरण कर दिया गया है। तब जब राज्य के लोग मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री के आवास में खुशी खुशी खड़े हो जाते हैं, तब क्या 8 एकड़ का बंगला इसलिए बनाया जा रहा है कि जनदर्शन के दिन जब लोगों की लाइन लगेगी तो हर कोई कैंपस के अंदर रहे? ऐसा है क्या?
भारत के बैकबोन मुकेश अंबानी के घर कई कई स्विमिंग पूल हैं और थिएटर भी है। राष्ट्रपति भवन में भी प्रणब मुखर्जी साहब जब राष्ट्रपति थे तब यह बताया गया था कि उन्होंने थिएटर बनाया है, राष्ट्रपति भवन में बनाने की मंजूरी दी है। और वो राजनीति के दौर में जब वो उन्होंने फिल्मों को मिस किया है तो अब वो फिल्में अपनी देख सकेंगे, यह बताया गया था प्रणब मुखर्जी साहब के कार्यकाल में। तो मुख्यमंत्री भवन तो राजभवन या मुख्यमंत्री के आवास में एक थिएटर भी होना था और लाइब्रेरी भी होनी थी। आखिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक दिन में कितनी बुक्स पढ़ लेते होंगे? तो मुकेश अंबानी के घर की तरह थिएटर बनना है, स्विमिंग पूल की बात सामने नहीं आ रही है। बहुत संभव है कि जनहितैषी सरकार ने स्विमिंग पूल के मामले को दरकिनार कर दिया होगा। किसी भी मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव, डीजीपी और इस तरह के कुछ ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है, यह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। लेकिन किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को रूबरू 85 लोगों की ज़रूरत होती होगी, यह हमारे समझ से बाहर है। और इसी तरह से राजभवन और मुख्यमंत्री के बंगले की बात जब उसका क्षेत्रफल हमने अखबार में पढ़ा तब हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि जिस राज्य के बारे में यह कहा जाता है कि अमीर धरती के गरीब लोग, उस राज्य के मुख्यमंत्री यदि राजभवन 13 एकड़ में बनाना चाहते हैं और 8 एकड़ के, लगभग 8 एकड़ के बंगले में वो रहना चाहते हैं, तो हमारे पैरों तली जमीन खिसक गई। और 5-7 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आखिर ऐसे ही नहीं कहा होगा कि भूपेश सरकार महल बनवा रही है। राजभवन और मुख्यमंत्री के बंगले, मंत्रियों के बंगलों के बाद आते हैं भूपेश सरकार के गवर्निंग को लेकर। तो महासमुंद में एक ऑफिसर धरना में बैठ गए। उनके धरने का फायदा ये हुआ कि भूपेश सरकार को आनन फानन में टीम बनानी पड़ी, जांच टीम बनानी पड़ी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस ऑफिसर के धरना के बाद आनन फानन में जांच टीम मंजूर हो गई, उस ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की वजह यह थी कि उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। आखिर ऑफिसर बोदले साहब को व्हिसिल ब्लोअर जैसा क्यों नहीं मानना चाहिए? एक ऑफिसर जब एविडेंस के साथ बैठा है कि 7,000 रुपये के सामान को 14,000 रुपये में खरीदा गया है, कोई एविडेंस के साथ बैठा है, कोई जांच की मांग करता है, उसे व्हिसिल ब्लोअर जैसा मानने के बजाय आखिर उसकी अरेस्टिंग क्यों की जा रही है? हम यह जानते हैं कि सरकार चलाने के लिए राजस्व की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा राजस्व देता है शराब। तो हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि चूंकि लोगों की मौतें हो रही थी इसलिए भूपेश सरकार ने ऑनलाइन शराब की डिलीवरी का फैसला लिया है। सरकार ने ऑनलाइन डिलीवरी का फैसला लिया, लेकिन उसका सिस्टम ध्वस्त हो गया। बाद में शराब की दुकानों पर जाकर लोगों ने शराब खरीदी, कुछ लोगों के रुपये रिफंड हुए और राजनांदगांव जिले में तो एक चौराहे में ही शराब की दुकान खुल गई। राजनांदगांव के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं, सत्य कथा बताना चाहते हैं। तो राजनांदगांव वो जिला है जिसने छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री दिया 15 सालों तक। इन दिनों भी राजनांदगांव सीट से ही डॉक्टर रमन सिंह विधायक हैं और एक राष्ट्रवादी यहाँ से सांसद हैं। राष्ट्रवादी चौकीदार सांसद का नाम है संतोष पांडे। पॉलिटिशियन के बारे में कहा जाता है कि वो इमोशनल नहीं होते हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब विशी के दौरान रो पड़े तब यह माना जाना चाहिए कि भूपेश बघेल इमोशनल हैं। उनके आंसुओं के बाद भी उनकी आलोचना हो रही है। भारतीय राजनीति में ऐसा ही है कि वो किसी भी हाल में रहें, उनकी आलोचना जमकर होती है। और जियो मोबाइल फ़ोन आ जाने के बाद आलोचना का दायरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जहां मुख्यमंत्री एक वीसी के दौरान रो पड़े, तो इसी तरह से पीआरओ ने एक खबर अब यह लिख दी है कि अरपा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भावुक हो गए। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रो पड़े, अरपा के कार्यक्रम में वो भावुक हो गए। लेकिन जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं हाल के 1 महीने में, उससे लगता नहीं है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इमोशनल हैं या किसी मुद्दे पर वो भावुक हो जाते हैं। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ सारथी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।